Hey everyone, this is Chanidin Nani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जैसे कि एनटीएससी और ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी जेईई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो ये सब आप पढ़ सकते हैं सिर्फ एक चैनल से, वो है मैग्नेट ब्रेन्स। अब ये सारे कोर्सेज क्यों पढ़ना चाहिए वो बता देती हूँ। देखिए, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हो, आपको लगता है कि काश मुझ में भी उतना कॉन्फिडेंस होता कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पाता, या कम से कम मैं अपने आंसर्स लिखना सीख जाता कि इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंतर्गत, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल है। दूसरी बात आती है कि भाई जितना भी ज्ञान हो वो कम ही पड़ता है, तो अगर आप अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो आप एनटीएससी ओलंपियाड के वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ना कोई गोल सेट करके रखा है कि मुझे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है अगले साल से, या फिर मुझे नीट का पढ़ना ही अगले साल से, या फिर आगे जाके बैंक, एसएससी, इन सबको मेरे को देखना है कि कैसे पेपर आता है, तो ये सारी प्रिपरेशन क्यों ना आप अभी से करने लगो, राइट? क्योंकि अभी से थोड़ा 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 प्रिपरेशन करोगे तो बाद में जाके आपको ना क्लियर हो जाएगा कि मुझे 11th में एक्चुअली करना क्या है। समझ रहे हो? तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतने सारे कोर्सेज को आप कभी भी घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक क्लास का कोर्स मटेरियल खरीदोगे तभी पढ़ पाओगे, क्योंकि खरीदने का कुछ है ही नहीं, आपको सब फ्री में मिल रहा है। सही है? अब बारी क्या आती है ना, बात इस मतलब ये जो पर्टिकुलर कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो ये है कि इतने सारे कोर्सेज हैं, किधर हम लिखें, क्या ढूंढें, हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी सुविधा के लिए सारे कोर्सेज, सारे वीडियोस इतनी प्रॉपरली अरेंज कर एक ऑर्डर में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप जो है बड़ा बढ़िया तरीके से जाते हो, क्लिक करते हो और वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे कर सकते हो, और कैसे विजिट करते हैं वेबसाइट, कैसे आप वीडियोस को एक्सेस करोगे, सब बताऊंगी इन डिटेल, बट इस वीडियो के अंत में फिलहाल के लिए बात कर सकते हैं आज की टॉपिक की। तो आज का टॉपिक होने वाला है चैप्टर 7 में गिवन पोएम द ट्री की समरी का डिस्कशन। तो हम ऑलरेडी ये जो कविता है द ट्रीज, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की बातचीत कर चुके हैं इसकी प्रीवियस वीडियो में, बट आज हम बात करेंगे इस ही कविता के समरी की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम इसको एक और बार पढ़ पाते, मतलब एक अलग तरीके से, ताकि हमें सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाती, जहाँ स्टैंजा नहीं, सीधे सीधे बस समरी होती। तो इसीलिए आपके लिए समरी वीडियो बनाया जाता है कि इफ इन केस कभी एग्जाम टाइम पे आपको फटाफट से रिवाइज करना है तो कैसे करोगे, ये वीडियो देख के। डन? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे के एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो द ट्रीज पोएम इज रिटन बाय एड्रियन रिच। ये जो कविता है द ट्रीज, इसे एड्रियन रिच ने लिखा है। एड्रियन रिच कौन है भाई? एक कवयित्री हैं जो इस ट्रीज को एक अलग ही इमेजिनेशन करते हुए लिख रही हैं। द ट्रीज शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। इस पोएम ने एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा दिखाया है इंसानों और प्रकृति यानी नेचर के बीच, क्योंकि जो इंसान कर रहे हैं ना नेचर के साथ, वो डेफिनेटली आप एक झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में ही करोगे कि आप पूरी तरीके से प्रकृति को नष्ट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सारे पेड़ काट दे रहे हो, क्योंकि आपको अपने सेल्फिश रीजंस फुलफिल करने, भले उसमें एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए, भले ही पेड़ वगैरह जो है वो ना रहे, भले ही बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब के पास रहने के लिए जगह ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से ये पोएम कॉन्फ्लिक्ट ही दिखा रही है इंसानों और नेचर के बीच में। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रॉयड द नेचर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द नेचर। ह्यूमन बीइंग्स प्रकृति को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि प्रकृति द्वारा बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस आ गया आजकल टेम्परेचर्स में, कितना डिफरेंस आ गया है वेदर्स में, कब बारिश होती है, कब गर्मी चालू होती है, सारी चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे बहुत समय पहले हुआ करती थी। बिल्कुल भी आप जो हैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो कभी कभी कि अच्छा यहाँ पर इस सिटी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो भी सकता है, जो कभी नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये सब हमारी गलतियों की वजह से है। हमने इतना ज़्यादा नेचर को परेशान किया है, इस पृथ्वी पे इतना ज़्यादा हमने प्रकृति को बोलना चाहिए डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गए हम, कि फिर उसी के जो काउंटर इफेक्ट्स होते हैं ना, वही हम कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं।
और वही चीज यहाँ पर शो की गई है। ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट। डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स ने हमेशा प्रकृति को अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और इस चक्कर में हमेशा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। समझ आ गया? चलिए, अच्छा सा इंट्रोडक्शन था, अब इसी को हिंदी में देखते हैं। द ट्रीज कविता एड्रियन रिच द्वारा लिखी गई है। पेड़ मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दर्शाता है। तो ये जो पेड़ हैं और जो ट्रीज हैं वो मनुष्य, यानी जो ये पेड़ द ट्रीज पोअम है ना, ये मनुष्यों और प्रकृति के बीच में एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट कर दिया है जो प्रकृति के स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल भी प्रकृति इस चीज के साथ नहीं है और ना ही इस चीज को वो झेल पाएगी ज्यादा टाइम तक कि इंसान उसे इतना नुकसान पहुंचा रहा है। मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग अपने लाभ के लिए किया है और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और वही चीज हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, हम किसी की आजादी छीन रहे हैं। जैसे हमने एक कविता नहीं पढ़ी थी टाइगर इन द जू, अगर आपको याद हो, वंस अपॉन अ टाइम सेकंड चैप्टर में हमने टाइगर इन द जू पोएम पढ़ी थी। उसमें हमने क्या देखा कि आप तो भैया टाइगर को बंद कर देते हो जू में, आपको मिलेंगे पैसे टिकट्स के, लोग आएंगे उसको देखेंगे, पर उस पर क्या बीत रही वो आपने कभी सोचा है कि वो अपनी जो जिंदगी जंगल में खुशी खुशी जी पाएगा, उससे बिल्कुल ही विपरीत जिंदगी उसको उस केज में मिलती है। भले अब आप उसको कितना भी खाना दे दो, कितना भी आप उसको प्रोटेक्टिव रखो, कितनी भी मेडिसिन दे दो, पर कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने जंगल नेचुरल हैबिटेट में खुश था, राइट? वही चीज पेड़ों के साथ है। भाई जहां उनकी जगह जंगल में रहने दो ना, बल्कि और पेड़ लगाओ। आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो और उनको घर में रख रहे हो डेकोरेशन के लिए, जो कि बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। डन? ओके, अब हम बात करेंगे एक्चुअली स्टैंजास आपको इस पोएम में क्या क्लियर कर रहे हैं। सो द ट्रीज फ्रॉम द पोएटस हाउस आर गोइंग आउट इन द फॉरेस्ट टू फ्री देमसेल्व्स। तो ये जो पोएटस हैं एड्रियन रिच, उनके घर में जो पेड़ हैं वो अपने आप को फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो जंगल है वो बहुत टाइम से खाली पड़ा है, यहाँ पेड़ नहीं है। As the forest outside was empty for a long time, no birds could sit on the branches of trees. क्योंकि ये जो जंगल है वो बहुत समय से खाली है, यहाँ पे पेड़ ही नहीं है, राइट? क्योंकि वो पेड़ तो हम घर में लगा चुके हैं, भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये पेड़ क्योंकि है ही नहीं फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट है पूरा खाली, राइट? और इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, क्योंकि पेड़ है ही नहीं तो पक्षियों के पास पेड़ ही नहीं हो बैठने के लिए, तो कोई बर्ड बैठ ही नहीं पा रही। नो बर्ड्स कुड सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ना ही जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कीट हैं, उनको जगह मिल रही है अपने आप को छुपाने की। सो नो इंसेक्ट्स कुड हाइड इन द ट्रीज। साथ ही साथ अगर पेड़ होते हैं और सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो ये किरणें कहीं ना कहीं छुप जाती हैं पेड़ की छांव में, शैडो में। बट पेड़ नहीं है, शैडो नहीं है, तो सूरज की किरणें छुप नहीं पा रही। सो द सनलाइट कुड नेवर हाइड अंडर द शैडोज ऑफ द ट्रीज। समझ आए? तो क्या वो तीन चीजें हैं जो पेड़ों के ना होने की वजह से हो पा रही है? पक्षी नहीं बैठ पा रहे हैं पेड़ों पे, इंसेक्ट्स हाइड नहीं कर पा रहे हैं, और सन अपनी सनलाइट को छुपा नहीं पा रहा है शैडो में, यानी पेड़ों की छांव में। The forest which were empty all these nights will be full of trees by the morning as the trees are moving out. जो जंगल पूरे खाली थे अभी तक, इतने दिनों से, इतनी रातों से वो खाली थे, अब जाके अगली सुबह ये पूरे पेड़ से भर जाएंगे, क्योंकि सारे पेड़ जो घर में हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। कवित्री के घर के पेड़ खुद को मुक्त करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो ये जितने भी पेड़ हैं ना, जो पोएटिस के घर में, देखो हो सकता है ये पोएटिस ना हो, स्पीकर हो, तो आप स्पीकर भी लिख सकते हो, बट आपकी पूरी बुक में क्वेश्चन आंसर्स में हर जगह द पोएट ही लिखा हुआ है, तो हम वही लेके चलेंगे, ठीक है? सो कवित्री के घर के पेड़ खुद को मुक्त करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। लंबे समय से जंगल खाली है। चूंकि बाहर का जंगल लंबे समय तक खाली था, पेड़ों की शाखाओं पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। ऑल्सो पेड़ों में कई कीड़े नहीं छिप सकते थे। कोई कीड़े, कई क्या, कोई भी कीड़ा नहीं छिप सकता था। और सूरज की रोशनी कभी पेड़ों की छाया में नहीं छिप सकती थी। इन सारी रातों में जो जंगल खाली थे वे सुबह तक पेड़ों से भरे रहेंगे, क्योंकि पेड़ बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से पेड़ पहले थे ही नहीं जंगल में, तो खाली था जंगल। अब सारे पेड़ घर से बाहर जंगल में आ चुके हैं, तो जंगल पूरा भर चुका है। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। The poetess says that the trees work silently in the night to free themselves from the boundaries of the house. कवित्री कहती हैं कि उनके यहाँ जो घर में पेड़ हैं वो कई दिनों से ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, शांति से पूरा काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को घर से बाहर ले जा सके।
The leaves of the trees put a lot of pressure on the glass window so that they could break it and go outside. जो पेड़ की पत्तियां हैं वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस कांच पे दबाव डाले ताकि जो दबाव है ग्लास पे, जो विंडो पे, वो टूट जाए जो ग्लास है और फिर वो बाहर आ जाए. The twigs have become very hard as they are applying so much pressure to free themselves. वो इतनी पेड़ कोशिश कर रहे हैं, इतनी उनकी जो टहनियां हैं इतना प्रेशर लगा रहे हैं, इतना फोर्स लगा रहे हैं कि वो ना उस प्रेशर, उस बोल सकते हैं हार्डवर्क की वजह से, परिश्रम की वजह से बहुत हार्ड, बहुत स्टिफ हो गए. The branches have bent because of being inside all the walls and under the roof where they are not able to grow. ये पूरा दीवार है, वॉल्स हैं, अब उसी के अंदर है तो जगह ही नहीं ग्रो करने की. जंगल में तो इतनी जगह होती राइट. तो पेड़ पूरे दब रहे हैं, बेंट हो गए, क्रैम्प आ गया है ब्रांचेस में. Trees look like newly discharged patients from a hospital who become half shocked when they come out in the world. हॉस्पिटल में बहुत टाइम तक अगर कोई पेशेंट्स, मरीज होते हैं एडमिट, तो अगर वो बहुत समय बाद हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो कैसे वो आधे शॉक हो जाते हैं. लाइक मतलब बाहर की दुनिया बहुत अलग लगती है उनको, क्योंकि वो एक ही बेड पे उसी रूम में हॉस्पिटल में बंद थे एक तरीके से. वैसे ही ये पेड़ इतने समय से घर की चार दीवारों में बंद हैं और जब वो बाहर आए हैं तो वो भी ऐसे ही पेशेंट्स की तरह हाफ डेज्ड या हाफ शॉक्ड है. क्लियर. चलिए अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं. कवित्री का कहना है कि घर की सीमाओं से मुक्त होने के लिए पेड़ रात में चुपचाप काम करते हैं. पेड़ों की पत्तियां कांच की खिड़की पर बहुत दबाव डालती हैं ताकि वे उसे तोड़कर बाहर जा सके. टहनियां बहुत सख्त हो गई हैं क्योंकि वे खुद को मुक्त करने के लिए इतना दबाव डाल रही हैं. तो वो पूरी कोशिश कर रही है ना बाहर आने की, तो वो दबाव के चक्कर में टहनियां बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं. शाखाएं सभी दीवारों के अंदर और छत के नीचे होने के कारण झुकी हुई हैं, जहां वे विकसित नहीं हो पा रही हैं. तो ये जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, पूरा पेड़ है इतना बेंट हो गया है, क्रैम्प आ गया क्योंकि जगह नहीं है और ग्रो तो करना ही उनको, तो उनके पास जगह नहीं है फैलने की, तो कहीं ना कहीं वो दब गए हैं. पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे एक चिकित्सालय के मरीज जिनकी अभी छुट्टी हुई है, जो बाहरी दुनिया में आने पर आधे हैरान हैं. और ऐसे ही पेड़ों की कंडीशन है. क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. The poetess is sitting in a house and writing letters. अब पोएटिस बोल लो, स्पीकर बोल लो, यहाँ पे आपको जैसा सही लगे. तो जो ये बोल रही हैं लाइनें, जो स्पीकर हैं वो अपने घर में बैठी हैं और बहुत सारे लेटर्स या बड़े बड़े पत्र लिख रही हैं. In the letter she has scarcely mentioned about the trees that are moving out to the empty forest. और उन लेटर्स में जो पोइटर्स हैं उन्होंने मुश्किल से कुछ जो है बताया होगा कि ये जो ट्रीज है मेरे घर के, वो घर के बाहर जंगल में जा रहे हैं. तो उन्होंने बहुत मेंशन नहीं किया. इसका भी कुछ रीजन हो सकता है. शायद पोइटर्स को लगता है कि लोगों को क्या ही मतलब है प्रकृति से, क्योंकि अगर होता तो हम इतना परेशान नहीं करते नेचर को. इसलिए पोइटर्स को लगता है जब लोग सुनेंगे ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं होगा लेटर में ये सब जानने का, तो मैं क्यों लिखूं. इसीलिए वो अपने तक ही इस चीज को रखती हैं. The night is very fresh and the moon is shining in the open sky. The smell of leaves and lichens reaches the poetess like a voice coming from the rooms of the house. अब ये जो दिन है, मतलब जो रात है ना, जिस दिन पेड़ बाहर जा रहे हैं, बहुत ही फ्रेश सी नाइट है, बहुत ही सुहाना मौसम है और चांद पूरा निकला है, क्लाउडी नहीं है, बिल्कुल भी बादल नहीं है, चांद पूरा चमक रहा है. और यहाँ पर पोएटिस को एक महक आ रही है. किसकी? पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनकी, और जो काई जमी होती है ना, लाइकन, उसकी एक महक आ रही है. और वो महक जो है वो उन आवाज़ों की तरह है जो कि कमरों से आ रही है. तो रूम्स में, कमरों में वो आवाज़ जो है ना, वो उस महक को बोला है पोइटस ने, जो वो महसूस कर सकती है. क्लियर. ओके, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं. कवियत्री अपने घर में बैठी पत्र लिख रही हैं. पत्रों में उन्होंने उन पेड़ों के बारे में शायद ही उल्लेख किया है जो खाली जंगल में जा रहे हैं. रात बहुत ताज़ा है और खुले आसमान में चांद चमक रहा है. पत्तों और काय की महक कवियत्री तक पहुंचती है जैसे घर के कमरों में कोई आवाज आती है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरा जो स्टैंजा वो यही कह रहा है कि सुन पा रही है कि पेड़ निकलने की पूरी कोशिश करें. अब पढ़ते हैं आखिरी स्टैंजा के बारे में. द पोएटिस लिसन्स टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्रीज. ये वॉइस वो सुन रही हैं जो उन पत्तियों की महक से, जो उन काई की महक से उन्हें सुनाई दे रही है. Such sounds will not be heard in the morning as the trees will move out to the forest in the night.
ये आवाजें वो अब अगले दिन से सुन नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि सारे पेड़ जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके होंगे बाहर। अब घर में कोई पेड़ ही नहीं है तो आवाज कहां से आएगी? तो इसीलिए शांति हो जाएगी। द पोइटस कुड हियर द साउंड ऑफ द ग्लास ब्रेकिंग। फिर पोइटस कहती है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी सुनो कांच ब्रेक हो चुका है, यानी जो प्रेशर लगा रही थी लीव्स फाइनली वो कांच टूट गया है। द ट्रीज हरी आउटसाइड स्टम्बलिंग ऑन ईच अदर। अब सारे पेड़ों को एक ही जगह से फटाफट से बाहर निकलना, तो एक दूसरे से टकरा रहे गिर रहे, तो उसे स्टम्बलिंग कहते हैं, ठोकर खा रहे हैं। द विंड इज मूविंग फास्ट टुवर्ड्स देम टू मीट देम। ऐसा लगता है कि जैसे ही पेड़ बाहर निकल रहे ना, तो जो आंधी है, जो हवा है, वो बहुत तेजी से आ रही है और इनसे मिलने आ रही है पेड़ों से, यानी हवा बहुत तेज चल रही है। The tall tree stands straight in the forest and its branches cover the moon, due to which it looks like a broken mirror. बड़े बड़े पेड़ जो है वो जंगल में खड़े हुए हैं और उन पेड़ों की हाइट की वजह से जो चंद्रमा है वो छुप गया है। तो चंद्रमा कुछ ही कोनों से उसकी लाइट आ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे एक टूटा हुआ कांच हो जिसमें थोड़े थोड़े ही बस लाइट आ रही हो, क्योंकि वो चंद्रमा जो है वो क्या है, जैसे व्हाइट है पूरा आप मान लो, और ब्लैक कलर की ब्रांचेस दिखेंगी, अंधेरा होता है रात को तो बहुत ही ज्यादा शैडो टाइप का दिखता है, तो कैसा लगेगा, वो सब लकीरें दिखेंगी। तो चांद जैसे टूटा हुआ कांच दिखेगा, मिरर दर्पण दिखेगा। The broken pieces of the moon seems like the crown of the tallest oak tree. और बहुत बड़ा होता है ओक का पेड़, तो उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे चांद जो है वो एक ताज की तरह बैठा हुआ है। और इस तरीके से आपका जो लास्ट स्टैंजा है वो खत्म होता है। ठीक है, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। कवित्री पेड़ों की पत्तियों से आने वाली आवाजों को सुन सकती है। सुबह ऐसी आवाजें नहीं सुनाई देंगी क्योंकि पेड़ रात में जंगल में चले जाएंगे, तो कोई होगा ही नहीं, तो आवाज कहां से आएगी। कवियत्री कांच टूटने की आवाज सुन सकती है। पेड़ तेजी से बाहर भागते हैं और इसीलिए एक दूसरे पर ठोकर खाकर गिरते हैं। हवा उनसे मिलने के लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। ऊंचे ऊंचे पेड़ जंगल में सीधे खड़े हो जाते हैं और उनकी शाखाएं चांद को ढक लेती हैं, जिसके कारण यह टूटे हुए दर्पण की तरह दिखाई देता है। कौन? जो चांद है वो टूटे हुए मिरर की तरह दिखाई देता है। चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की मुकुट की तरह दिखते हैं। और इस तरीके से आपकी जो पोएम है वो खत्म होती है। सो ये सब चीजें हैं जो आपको स्टैंजास में बताई गई हैं। अगर कुछ भी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्लियर नहीं हुआ था, आई होप समरी में क्लियर हो गया। तो इस तरीके से समरी डन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन डन है, कंप्लीट चैप्टर रिविजन भी है चैनल पे। तीनों पढ़ के आना अगले वीडियो के लिए, जो होंगे आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। क्लियर? तो चलिए इस तरीके से पोएम तो समाप्त होती है, बट वेबसाइट की जानकारी दे देती हूँ मैं आपको। अगर आप इसी तरीके से बाकी के वीडियोस, बाकी के कोर्सेज को बहुत आसानी से देखना चाहते हो, उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। करना क्या है, आपको गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे ही वेबसाइट खोलोगे ये पेज आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब इस पेज पे आपके सामने सारे कोर्सेज हैं। देखिए पूरे लाइन से आपको कोर्सेज दिए हुए हैं, जो पढ़ना पढ़ सकते हो। मैंने सब कोर्सेज का बता दिया आपको कि आपको क्या किस चीज़ की वजह से एडवांटेजेस मिलेंगे जो पढ़ सकते हो। सो डेफिनेटली क्लिक करो आप, और एक बार कम से कम फ्री है, कुछ पैसे तो लग नहीं रहे, तो एक बार है ना एक्सप्लोर करके देख लो, पसंद आ जाए तो वीडियोस देखने लगना। ठीक है, सपोज आपको आज के लिए मान लेते हैं इंग्लिश मीडियम का कोई भी सिलेबस का कोई टॉपिक देखना है, ठीक है, आपने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे क्लासेस आएंगी, वो क्लास चूज करो जिसका वीडियो देखना है। आप 10th में है तो मान लेते हैं आपको 10th ही पढ़ना है, तो आपने क्लिक किया 10th पे, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब ये देख लेते हैं कि शायद आपको इंग्लिश पढ़ना है। भाई मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं यही बोलूंगी आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश ढूंढ लेना है। नहीं दिख रहा, स्क्रॉल करो, जैसे स्क्रॉल करोगे इंग्लिश दिख जाएगा। इंग्लिश में बुक चूज कर लो जो पढ़ना है। जैसे आपको फर्स्ट फ्लाइट पढ़ना है, क्लिक करोगे तो फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स पोएम्स हैं वो आपको सब नंबर से मिल जाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, क्लिक कर दो, इस पे पढ़ना है। सपोज आप यूनिट 1 पे क्लिक करो, आपको ऑल लेटर टू गॉड मिला, आपको वो पढ़ना है, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना, और यस अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट अप करना। सो अगर कोशिश करोगे, अपना थोड़ा समय दोगे, तो डेफिनेटली इसका आपको कोई ना कोई फायदा ही मिलेगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा ये। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में। आई होप आपको समरी क्लियर हो गई है, आपको पूरी पोएम क्लियर हो गई है, और इसी के साथ आज का वीडियो तो खत्म होता है। बट अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।